हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9। तो आज हमें बेटे नाइन्थ यूनिट स्टार्ट करनी है। 8 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी हैं कल के वीडियो में। यानी कि कल के वीडियो में हमारा 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है। और आज हम 50% से अगला कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास है बेटे क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का पहला वीडियो है। और इससे पहले 8 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप इससे पहले 8 यूनिट भी पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो देखो आज का हमारा टारगेट क्या है। आज जो हम बेटे 9th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक, या आप उसे उपसह संयोजक यौगिक भी कह सकते हो। इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आज के वीडियो में बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द्विक लवण, जिसे आप कहते हो डबल साल्ट। एक तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बेटे संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या मतलब होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर बेटे हम समझेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का क्या मतलब है, या केंद्रीय धातु आयन का क्या मतलब है, या इसे आप सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हो। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे उपसह संयोजक परिसर किसे कहते हैं, या इसे कहा जा सकता है समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका क्या मतलब है इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेटे सेकंड लास्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे आयनिक मंडल या आयनिक परिसर, जिसे आयनिक स्फीयर भी आप कह सकते हो। और बेटे सबसे बाद में हम पढ़ेंगे लिगैंड का क्या मतलब है, या इंग्लिश में कहते हैं लिगैंड। तो लिगेंड्स का क्या मतलब है और ये लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें बात करनी है द्विक लवण की, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो डबल साल्ट। तो बेटे डबल साल्ट या द्विक लवण नाम से ही हमें पता चलता है कि जिसमें कम से कम 2 लवण हों। तो वास्तविकता तो यह है कि द्विक लवण का मतलब होता है एक ऐसा लवण जो 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है। और पानी में यदि आप उसे घोल देते हो ना, तो वो पूर्ण रूप से सरल आयनों में टूट जाता है, सिंपल आयंस में टूट जाता है। यानी कि वो पानी में घुलकर हमें देता है सरल आयन। और जब वो सरल आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाता है, तो उन आयनों के द्वारा हम इस बात की पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये आयन वास्तविकता में किस लवण से प्राप्त हुए हैं। वो लवण आखिरकार कौन सा था जिससे ये सरल आयन हमें प्राप्त हुए हैं। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कोई द्विक लवण पानी में घोला जाएगा, तो वो पूर्ण रूप से सरल आयनों में टूट जाएगा और अपनी पहचान को खो देगा। अपनी पहचान को वो पूर्ण रूप से खो देगा। ये खासियत होती है एक द्विक लवण की। ठीक है बेटे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो लवण दो सरल लवणों से मिलकर बनता है, 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है तथा जल में घुलकर घुलकर लिख सकते हो या घोलने पर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जल में घुलकर पूर्ण रूप से सरल आयनों में, ध्यान से समझिए बेटे, पूर्ण रूप से सरल आयनों में टूट जाता है
टूट जाता है, अर्थात इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात अपनी पहचान खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, कोमा क्या कहलाता है, द्विक लवण या डबल साल्ट, द्विक लवण कहलाता है। ये होता है बेटे द्विक लवण। अब जैसे आपके कम समझ में आया होगा कि यहाँ 3 बातें हमने पढ़ी है। सबसे पहली बात पढ़ी है कि 2 लवण से मिलके बना होगा, 2 सरल लवण आपस में मिलेंगे तो द्विक लवण बनेगा, नाम से ही हमें पता चल रहा है डबल साल्ट। दूसरी बात हमने पढ़ी है कि जब आप उसे पानी में घोल दोगे तो वो सरल आयनों में टूट जाएगा, पूर्ण रूप से टूट जाएगा सरल आयनों में। और तीसरी बात पढ़ी है कि अपनी पहचान को खो देगा। तो इन तीनों बातों को हम किस उदाहरण से समझने का प्रयास करें, देखो जरा ध्यान से। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1। पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो है बेटे फिटकरी का। फिटकरी एक डबल साल्ट है, एक द्विक लवण है फिटकरी। फिटकरी को कुछ बच्चे एलम भी कहते हैं, एलम, आप इसे एलम भी कह सकते हो। जैसे पोटास एलम एक एलम है, ओ पोटास एलम को मैं लिख सकता हूं पोटास एलम, ALUM, पोटास एलम। या इसका सूत्र जो होता है उसका यदि हम नाम बतावें तो उसका नाम होगा बेटे पोटेशियम, ध्यान से समझिए जरा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो कैसे मैंने ये नाम लिखा, देखो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको पता है फार्मूला क्या होता है फिटकरी का? फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। मान लो आपने फिटकरी को पानी में घोल दिया, मैं लिख दूं यहाँ कि आपने किस में घोल दिया, पानी में। जब आप फिटकरी को पानी में घोलते हो ना, तो पहली बात तो यह है, देखो एक तो सरल लवण है K2SO4, एक सरल लवण है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ सरल लवण का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? सरल लवण उस लवण को कहते हैं जो ना तो H पॉजिटिव आयन देता है ना OH नेगेटिव आयन देता है, उसे कहते हैं सरल लवण। यह आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, जब विद्युत अपघटन वहां हम पढ़ रहे थे, ठीक है, या जल अपघटन पढ़ रहा था, जब भी आपने इस बात को क्लियर करा था 10th क्लास में। तो ये दोनों सरल लवण इसलिए हैं बेटे क्योंकि ना तो इसमें कोई H पॉजिटिव आयन है ना OH है, ना तो इसमें कोई H पॉजिटिव आयन है ना OH है। यदि किसी लवण में विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं तो ऐसे लवण को हम कहते हैं अम्लीय लवण, और यदि किसी लवण में विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्षारीय लवण। पर इन दोनों लवणों को देखो आप ध्यान से, इस साल्ट को देखो, इस साल्ट को देखो, दोनों में से किसी भी साल्ट में ना तो H पॉजिटिव है ना तो OH नेगेटिव है। इसका मतलब साफ है कि दोनों सिंपल साल्ट हैं, सरल लवण है। दो सरल लवण आपस में मिले और उनका हाइड्रेटेड फॉर्म में यानी कि क्रिस्टलीय जल उनके साथ 24 अणु उपस्थित हैं, और ये रूप जो क्रिस्टलीय रूप हमें पूरा प्राप्त हुआ है इसे हमने कहा है डबल साल्ट या द्विक लवण। ये जो सूत्र लिखा हुआ है फिटकरी का है या एलम का है, या पोटास एलम इसलिए कहते हैं क्योंकि पोटेशियम और एल्यूमिनियम है इसके अंदर, या फिर आप इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पोटेशियम का भी सल्फेट है और एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है, ठीक है। अब जब इस फिटकरी को आप पानी में घोलते हो तो क्या होता है, देखो ये पोटेशियम सल्फेट आयनों में टूट जाएगा, 2 तो बनेंगे K पॉजिटिव प्लस 1 बनेगा SO4 डबल नेगेटिव। ध्यान से देखो, ये 2 आवेश इसके ऊपर लगाया है मैंने, बार बार मैं सिखाता हूं संयोजकता का नियम। 2 आवेश इसके ऊपर लगाया है, SO4 का 4 यहां नहीं लगाना इसके ऊपर, SO4 तो अपने आप में एक अम्लीय मूलक है सल्फेट। तो SO4 जो है बेटे उसका यदि होल ट्वाइस करके कुछ लिखा होता 2 तो हम इसके ऊपर लगाते, होल ट्वाइस करके कुछ भी, या मतलब कहने की बात यह है कि ब्रैकेट में इसे लेके बाहर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, 1 है तो हमने इसलिए K के ऊपर 1 इकाई धनावेश लगाया है। और वैसे भी आपको पता है कि पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है,
और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो पोटेशियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, आर्ट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ना कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके ऊपर एक इकाई धन आवेश ही तो आएगा बेटे, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसलिए इसके ऊपर रखा है। तो पोटेशियम सल्फेट तो बेटे ऐसे टूटता है। अब बात आई एल्यूमिनियम सल्फेट की। देखो ये 3 आवेश इसके ऊपर चढ़ना है और 2 आवेश सल्फेट के ऊपर चढ़ना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे टूटता है। कितने एल्यूमिनियम है यूं बताओ? 2 एल्यूमिनियम है, लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश चढ़ाएंगे हम? एल्यूमिनियम के ऊपर ये वाला आवेश चढ़ेगा, यानी कि ट्रिपल पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस। ये कितने सल्फेट हैं? 3 सल्फेट हैं बेटे, मैं लिखूंगा 3 बनेंगे सल्फेट। और सल्फेट के ऊपर कितना आवेश लगेगा? ये वाला आवेश इसके ऊपर लगेगा, 2 इकाई ऋणावेश। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। और 24 जल के अणु तो जल में ही आपने घोल दिया है, तो ये तो अपने रूप में ही रहेंगे जल के अणु। ठीक है बेटे। तो अब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम या फिटकरी या एलम, जब आप इसे पानी में घोलते हो तो जितने भी आयन बने सारे सरल आयन बने हैं, सिंपल आयन बने हैं। तो यदि आपने फिटकरी को पानी में घोल रखा है और पानी में घोलने के बाद आप उस पानी में उपस्थित आयनों को चेक कर रहे हो कि हाँ पोटेशियम आयन है, सल्फेट आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, इस तरह उन्हें आयनों को चेक करोगे ना, तो किसी नए आदमी को यदि वे आयन आप दिखाओगे तो वो नया आदमी जिसने हमें फिटकरी को पानी में घोलते हुए नहीं देखा है, ऐसे आदमी को यदि आप कहोगे कि यार इस जलीय विलयन में के पॉजिटिव आयन है, इस जलीय विलयन में Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन है, इस जलीय विलयन में सल्फेट आयन है, तो यार हमने किस चीज को घोल दिया होगा पानी के अंदर? तो वो आदमी कह सकता है कि शायद आपने कोई ऐसा लवण घोला है जिसमें पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन है, और आपने ऐसा आयन घोला है जिसमें एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन है। मतलब वो कई सारी बातें हमारे सामने रखेगा, पर वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि हमने फिटकरी को पानी में घोल दिया है, क्योंकि फिटकरी पूर्ण रूप से आयनों में टूट गई है, और पूर्ण रूप से आयनों में टूटने के कारण उसने अपना अस्तित्व, अपनी पहचान खो दी है। इन आयनों से हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये फिटकरी के ही आयन हैं, अपनी पहचान खो दी उसने। भाई कोई आदमी यूं कहेगा कि 2 तरह के लवण घोल दिया आपने, कोई कह सकता है कि आपने जो है पोटेशियम सल्फेट घोल दिया और आपने एल्यूमिनियम सल्फेट घोल दिया, तो वो ऐसा भी तो कह सकता है कि पोटेशियम सल्फेट आपने अलग घोल दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट आपने अलग घोल दिया है। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कह सकता है, पर उसके दिमाग में ये वाली बात आने के चांस बहुत कम है कि आपके पास कोई लवण ऐसा था जिसमें दोनों ही चीज थी, पोटेशियम सल्फेट भी था, एल्यूमिनियम सल्फेट भी था। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि फिटकरी ने आखिरकार अपनी पहचान खो दी है। ठीक है बेटे, तो इसलिए हम ऐसे लवण को कहते हैं क्या? द्विक लवण। चलो अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले रहे, चलो एक और एग्जाम्पल। अगला जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा उसका नाम आपने सुना होगा मोहर लवण, उसे कहते हैं मोहर लवण। मोहर साल्ट लिख दो इंग्लिश में। या मोहर लवण का बेटे रासायनिक नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को देख रहे, चलो फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है बेटे FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये फार्मूला है। मान लो फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण को हमें पानी में घोलना है, ये लिख दिया मैंने H2O। तो क्या होगा? फेरस सल्फेट आयनों में टूटेगा। कैसे टूटेगा? Fe के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर आएगा 2 नेगेटिव, इस तरह। आपको पता है कि सल्फेट के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहाँ डबल नेगेटिव की वजह से मैंने 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव लिखा है। कभी आप यूं देखो Fe के नीचे 1 है तो 1 ही लगाना, संयोजकता के ऊपर डिपेंड करती है ये बात। अमोनियम सल्फेट, कितने अमोनियम है? 2, मैं लिख रहा 2 हैं अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन पर आवेश कितना होता है? 1 इकाई धनावेश।
और एक है बेटे सल्फेट। सल्फेट के ऊपर होता है 2 इकाई ऋणावेश और साथ में जल के 6 अणु हैं। तो जब आप मोहर लवण या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट, देखो फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, तो हम 2 बार सल्फेट ना बोल के ऐसे बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, कि फेरस का भी सल्फेट है, अमोनियम का भी सल्फेट है। पानी में घोल दिया तो क्या मिले, Fe डबल पॉजिटिव आयन मिले, सल्फेट आयन मिले और अमोनियम आयन मिले। तो इन आयनों से पहचान करना मुश्किल है कि ये आयन किससे प्राप्त हुए हैं। ज्यादातर लोग ऐसा सोचेंगे जो नए होंगे, जिनके सामने हमने मोहर लवण को पानी में नहीं घोला है, वे क्या सोचेंगे बेटे, वे सोचेंगे कि आपने फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट घोल रखा होगा, 2 साल्ट घोल दिए होंगे इसमें, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये दोनों ही साल्ट किसी एक ही साल्ट में उपस्थित थे, एक ही लवण में उपस्थित थे, जिसे हम कहते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं, द्विक लवण। तो ये 2 एग्जाम्पल में से कोई सा एक एग्जाम्पल भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। देखो क्या सीखा हमने, हमने सीखा है द्विक लवण या डबल साल्ट। क्या सीखा है, जो लवण 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है। देखो 2 सरल लवण हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें भी 2 हैं, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, तथा जल में घुलकर पूर्ण रूप से सरल आयनों में टूट जाता है। देखो पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया, फिटकरी भी और मोहर साल्ट भी, दोनों पूर्ण रूप से आयनों में टूट गए, अर्थात अपनी पहचान खो देता है। पहचान तो दोनों ने खो ही दी अपनी, कि हम वास्तविकता में थे क्या, द्विक लवण कहलाता है। तो ऐसे लवण को हम कहते हैं बेटे द्विक लवण या डबल साल्ट। देखो इस चीज का सबको पता होना चाहिए पूर्ण रूप से कि डबल साल्ट का क्या मतलब है। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे मूव कर रहे। अब हमें जो सीखना है बेटे, यहां से सिखा रहा मैं, अब हमें सीखना है संकुल यौगिक, कि संकुल यौगिक का क्या मतलब होता है। यहां लिखूंगा बेटे संकुल यौगिक, या संकुल यौगिक को आप उपसह संयोजक यौगिक भी कह सकते हो। उपसह संयोजक यौगिक, आप चाहे संकुल यौगिक कहो या फिर उपसह संयोजक यौगिक कहो, या फिर आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कह सकते हो बेटे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसे समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर बेटे इसी बात पर फोकस है जो हम यहाँ लिख रहे हैं इस समय। किस बात पर फोकस है, संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटे, ऐसे यौगिकों के बारे में ही हमें अध्ययन करना है इस पूरे चैप्टर में। अब इसका मतलब क्या है, संकुल यौगिक कह दो, उपसह संयोजक यौगिक कह दो, कुछ बच्चे इसे जटिल यौगिक भी कहते हैं, ध्यान से समझ लियो, जटिल यौगिक या फिर संकुल यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, और बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इसे संकर यौगिक भी कहते हैं। मैं यहां लिख दूं, कभी फिर आप बाद में कंफ्यूज होते रहो। इसे संकर यौगिक भी कहते हैं, संकर यौगिक के नाम से भी आ जाता है पेपर में, संकर यौगिक भी आप कह सकते हो, या जटिल यौगिक भी कह सकते हो। ये सारे इसी के नाम है बेटे, जटिल यौगिक भी कह सकते हो, कभी इस नाम से ही पेपर में आ जाए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो क्या मतलब है, मान लो आपके पास कोई यौगिक ऐसा है जिसे आप पानी में घोल रहे या किसी भी विलयन उसका बना रहे, किसी भी तरह का विलयन किसी भी विलायक में घोल रहे, तो पानी में घुलने पर या विलायक में घुलने पर यदि वो सरल आयनों में टूटने के साथ साथ जटिल आयनों में भी टूटता है, यानी कि पानी में घुलकर वो सरल आयन तो देता ही है, पर वो सारे के सारे सरल आयन नहीं देता है, सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देता है, यानी जटिल आयनों में भी टूटता है और अपनी पहचान को नहीं खोता है, अपनी पहचान को बनाए रखता है। तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं संकुल यौगिक। क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। ध्यान से सुनो, मैं लिखते हुए समझा रहा, ध्यान से सुनियो जरा। वे यौगिक जो जल में घुलकर, जल की जगह आप विलायक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो,
विलायक लिख दो या कोई भी द्रव लिख दो, आपकी मर्जी है। वे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देते हैं। सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देते हैं, मतलब सरल आयनों में तो टूट ही रहे, जैसे ये सारे सरल आयन हैं, पर कुछ जटिल आयन भी बनेंगे, कुछ क्या बराबर ही बनेंगे, लगभग उसी अनुपात में। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जटिल आयन का मतलब क्या है। बेटे मैं सारी चीज क्लियर करूंगा कि जटिल आयन या संकर आयन या कॉम्प्लेक्स आयन का क्या मतलब है, या कोऑर्डिनेशन आयन का क्या मतलब है। हमने लिखा है वे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देते हैं। ये मेन शब्द है, जटिल आयन भी देते हैं, अर्थात अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, कौमा संकुल यौगिक कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। तो बेटे इन यौगिकों को हम कहते हैं संकुल यौगिक। दो बात हैं, पहली बात तो यह है कि आप पानी में घोल दोगे तो वो सरल आयन तो देगा ही हमें, पर सरल आयन देने के साथ साथ वो बेटे जटिल आयन भी देगा, संकर आयन भी देगा, और अपनी पहचान को खोएगा नहीं बिल्कुल भी, उसकी पहचान बनी रहेगी। उन आयनों की शक्ल देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये आयन उस फला यौगिक के हैं, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो अब ज्यादा समझ में आएगा। तो बेटे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल है बेटे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को देखो आप, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला होता है बेटे K4FeCN6। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यदि पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आप किसी विलायक में घोल दोगे, जैसे मान लो जल में घोल रहे हम, तो जल में घोलने पर किस तरह टूटता है, ये तो सरल आयन है और ये जटिल आयन में टूटेगा। तो 4 तो बनेंगे हमारे पास K पॉजिटिव, ये तो बन गए सरल आयन, 4 तो बने K पॉजिटिव, और एक ये बड़े वाला खतरनाक वाला आयन बनेगा FeCN6 4 माइनस। तो पोटेशियम आयन बने और फेरोसाइनाइड आयन बने। तो ये जो बेटे हमारे पास फेरोसाइनाइड आयन बने ना, इन फेरोसाइनाइड आयन को ही हम कहते हैं जटिल आयन। क्या कहते हैं? जटिल आयन। यहां लिख दूं मैं, ये जटिल आयन है। क्या है बेटे? जटिल आयन, या आप कह सकते हो संकर आयन, जटिल आयन कहो, या फिर आप इसे संकर आयन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। अच्छा, संकर आयन कहने के साथ साथ आप संकुल आयन भी कह सकते हो। इनमें से किसी भी नाम का आप प्रयोग कर सकते हो। ये तीनों नाम किसके लिए हैं बताओ? किसके लिए लिखे मैंने ये तीनों नाम? इसके लिए लिखे, FeCN6-4 के लिए। तो ऐसे आयन को हम कहते हैं जटिल आयन या संकर आयन या संकुल आयन। इस आयन की खासियत पता क्या है? इसकी खासियत है कि इसमें Fe और साइनाइड ये दोनों पानी में घुल के भी अलग अलग नहीं टूटते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा आयन है जो जल में घुलने के बाद भी अपनी अवस्था को बनाए रखेगा। तो यहाँ हमें क्या समझ में आती है बात? हमें समझ में ये आती है कि यदि आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पानी में घोल देते हो या किसी भी विलायक में घोल देते हो, तो विलायक में घुलने के बाद वो इस तरीके से आयनों में टूटता है। उसमें से एक तो बना क्या? सरल आयन, और एक बना जटिल आयन। तो जटिल आयन की शक्ल देख के हर कोई आदमी पहचान लेगा कि ये आयन इस लवण का है,
बताओ इस लवण ने पानी में घुल के अपनी पहचान खोई या नहीं खोई? आप कहोगे कि सर बिल्कुल भी नहीं खोई पहचान, क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा है जटिल आयन, वो जटिल आयन साफ साफ इंडिकेशन हमें दे रहा है कि ये जटिल आयन इस चीज से मिलकर बना है, इस चीज के कारण बना है, इस चीज के टूटने के कारण बना है। तो इस तरीके से हमने परिभाषा को बनाया है। क्या लिखा है? वे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देते हैं। देखो सरल के साथ जटिल आयन भी दिया, अर्थात अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। उनकी पहचान तो इसकी वजह से बनी हुई है ना, जटिल आयन की वजह से। घुलने के बाद भी विलयन अवस्था में भी अपनी पहचान को नहीं खोया है। तो लिखा अर्थात अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। तो ये यौगिक जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वो एक संकुल यौगिक है। कैसा यौगिक है बेटे? संकुल यौगिक। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको। एक हेडिंग लिख रही है नोट, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। नोट में मैं आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से समझियो, लिखते हुए समझ में आ जाएगा आपके। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उप सह संयोजक, जिसमें उप सह संयोजक यौगिकों, उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कोमा। देखो यहां लिखा हुआ उपसह संयोजक यौगिक, आप चाहे संकुल यौगिक कहो, चाहे उपसह संयोजक यौगिक कहो, चाहे संकर यौगिक कहो, चाहे जटिल यौगिक कहो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहो, एक ही बात है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक रसायन, ठीक है बेटे, उपसह संयोजक रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसह संयोजक रसायन। ये नाम ध्यान रखना है। अच्छा इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या कह सकते हो? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंग्लिश में कह सकते हो आप उपसह संयोजक रसायन को। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात कर रहे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। अब हम पढ़ेंगे द्विक लवण और उपसह संयोजक यौगिक में अंतर क्या क्या है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना इसके बारे में भी। ठीक है बेटे, तो चलो देखते हैं। सबसे हमने पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जो द्विक लवण है बेटे में ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, पर जैसे ही आप उनका विलयन बनाओगे तो अपनी पहचान को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ नंबर 1 डाल के मैं लिख सकता हूं कि केवल ठोस अवस्था में, केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। मतलब जैसे ही आप उन्हें विलियन में बदलोगे, उनका विलियन बनाओगे तो पहचान तो वे खो ही देंगे अपनी, पक्की बात है। तो हमने लिखा है कि केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यहां लिखेंगे ठोस व विलियन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है बेटे।
ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अच्छा, एक दूसरा अंतर मैंने आपको सिखाया था, ये सिखाया था कि विलयन में जब आप इन्हें पानी में घोल दोगे या किसी विलायक में घोल दोगे, विलयन में केवल सरल आयनों में टूटते हैं। कैसे आयनों में टूटते हैं? सरल आयनों में। और यदि इनकी बात करें तो इनमें हमें पता चला सरल व जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूटते हैं। तो इनसे तो बेटे सरल आयन भी मिलेंगे आपको और जटिल आयन भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा आपको, जैसे हम बात कर रहे हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की, जैसे FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। यदि आप इसे पानी में घोल दोगे तो कैसे टूटेगा भाई? एक तो बनेगा Fe डबल पॉजिटिव आयन और सल्फेट डबल नेगेटिव आयन, और क्या बनेगा साथ में? इधर ही लिख दूं यहाँ, और बनेगा बेटे साथ में दो बनेंगे NH4 पॉजिटिव और एक और बनेगा SO4 डबल नेगेटिव, और साथ में बनेंगे 6 जल के अणु। ये तो जल में ही घोल रहे हैं आप इसे। तो जितने भी आयन बने सारे सरल बने। और यहाँ यदि बात करें, यहाँ बताओ किसे लेना है? यहाँ हम लेंगे बेटे K4FeCN6। यदि आप इसे किसी विलायक में घोल दोगे तो कैसे टूटेगा? 4 तो बनेंगे K पॉजिटिव और बेटे साथ में बनेगा ये जटिल आयन -4। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ तो सारे सरल आयन बने हैं। इसमें लिखा हुआ विलयन में केवल सरल आयनों में टूटते हैं, विलयन में घोलने पर सरल आयनों में टूटेंगे। और यहाँ लिखा हुआ सरल व जटिल, ये सरल आयन है, ये जटिल आयन है। एक अंतर ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटे। तीसरा अंतर, जो द्विक लवण है ना बेटे, इनमें अधिकतर आयनिक बंध पाए जाते हैं। मतलब इनमें ज्यादातर कौन सा बॉन्ड मिलेगा? आयनिक बॉन्ड ही मिलेगा ज्यादातर। और यदि यहां बात करें तो बेटे जो जटिल यौगिक होते हैं या उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, इनमें बेटे आयनिक बंध भी मिलता है और बेटे सह संयोजक बंध भी मिलता है, व उपसह संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के बॉन्ड यहां मिलेंगे आपको यौगिकों में। इनमें कौन से यौगिकों में बेटे? उपसह संयोजक यौगिकों में। पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो उपसह संयोजक बंध है ना, ये सबसे मेन होता है। इसमें सबसे मेन बॉन्ड कौन सा होता है? सबसे मुख्य बंध कौन सा होता है? उपसह संयोजक बंध। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 देखो जरा। द्विक लवण में इनके जो भौतिक गुण होंगे ना बेटे, भौतिक गुण आयनों से भिन्न होंगे। भौतिक गुण आयनों से भिन्न, परंतु जो इनके बेटे रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण वे कैसे होते हैं? वे आयनों के समान होते हैं। आयनों के समान
होते हैं। एक ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो द्विक लवण है उनके भौतिक गुण तो आयनों से अलग होंगे, और रासायनिक गुण कैसे होंगे बेटे, वे आयनों के समान होंगे। और यदि मैं यहां बात करूं नंबर 4 की, इनके बेटे भौतिक व रासायनिक गुण आयनों से भिन्न होते हैं। मतलब क्या समझ में आया हमारे समझ में यह आया कि भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी दोनों ही आयनों से क्या होते हैं, भिन्न। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको लिख के आने, यदि अंतर आया, एक तो आप एग्जाम्पल लिख के आना K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पता है ना किसका फार्मूला है, फिट करेगा। और इधर एक लिख के आना इसमें एग्जाम्पल FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ऊपर वाला फार्मूला तो फिट करी का है, और नीचे वाला किसका है, मोहर लवण का है। ये दोनों आपको याद रखने हैं फार्मूले, ठीक है बेटे। और इसके एग्जाम्पल में आप एक तो लिख देना यही जो हमने ऊपर लिखा है, K4FeCN6, ठीक है बेटे। K4FeCN6 का नाम तो पता है आपको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये भी लिख देना, CuNH3 का होल 4 SO4। ये भी एक उप सह संयोजक यौगिक है, ठीक है बेटे। कॉपर अमोनियम सल्फेट आप इसे कह सकते हो यदि सामान्य नाम की बात करें। जैसे हम इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड कह रहे हैं, सामान्य नाम है। IUPAC नाम मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैप्टर में कि इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अच्छा, फिर अगली बात कर रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे, अब हमें समझना है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल एटम, या आप कह सकते हो सेंट्रल मेटल आयन। इसका क्या मतलब है, केंद्रीय धातु परमाणु का क्या मतलब है। आपके पास मान लो कोई उपसह संयोजक यौगिक है, तो उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित ऐसा परमाणु या ऐसा आयन जिसके चारों तरफ क्या जुड़े हुए हों, लिगैंड्स जुड़े हुए हों। लिगैंड्स क्या जुड़े हुए हों बेटे, लिगैंड। उस परमाणु को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, पहले मैं जरा परिभाषा लिख लूं, ध्यान से देखो जरा। उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित, ध्यान से समझिए बेटे, उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन, वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर, ध्यान से समझेंगे बेटे, जिसके चारों ओर क्या जुड़े होते हैं, जिसके चारों ओर लिगैंड्स, हिंदी में भी लिगैंड्स ही कहते हैं, जिसके चारों ओर लिगैंड्स जुड़े होते हैं, कोमा लगा दो यहां, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। तो उसे आप कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। जैसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखियो। K4FeCN6 को देखो बेटे, K4FeCN6, इसमें बेटे यदि आप Fe को देखोगे ना, Fe को, तो Fe के चारों तरफ 6 क्या जुड़े हुए, साइनाइड, और ये 6 साइनाइड ही कहे जाते हैं लिगैंड। तो हम कहेंगे कि K4FeCN6 में Fe केंद्रीय धातु परमाणु
Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। तो Fe को आप कह सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। इस उपसह संयोजक यौगिक में Fe एक ऐसा परमाणु है जिसके चारों तरफ 6 लिगेंड्स, साइनाइड लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अच्छा चलो, आप जब 11th क्लास में थे तो आपने इसका संरचना बनाया था K4FeCN6 का। इसमें आपने कैसे बनाया था कि इसमें आपके पास था, यही बना दूं चलो इसका संरचना। Fe था बीच में, Fe, और 6 CN जुड़े हुए थे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही तो जुड़े हुए थे बेटे। ये बॉन्ड बनाए थे आपने उपसह संयोजक बंध। यदि आपके याद हो, जब आप 11th क्लास में थे तो संरचना सूत्र वहां पढ़ रहे थे ना, तो वहां आपको ऐसी संरचना बनवाई गई थी और इसे बंद करा था हमने ब्रैकेट में और लिखा था यहाँ -4 और 4 थे यहाँ K पॉजिटिव बाहर। तो ऐसी संरचना आपने बनाई थी। अब जरा 1 मिनट परिभाषा देखो। उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं। देखो, इसके चारों ओर ही तो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। क्या होते हैं सारे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं ये सारे। तो जिसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। तो हम Fe को ही तो कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, किसे कहेंगे? Fe को ही तो कहेंगे बेटे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, यहां लिख रहा चलो मैं नोट में, ये जो बेटे केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, ये बेटे लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये क्या होता है? एक लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? लुईस अम्ल। ध्यान रखोगे आप, इस चीज का ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु किसकी तरह व्यवहार करता है? लुईस अम्ल की तरह या लुईस अक्षार की तरह? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने किस आधार पर कहा है कि ये लुईस अम्ल है। बेटे, जब आप 10th क्लास में थे, 11th में थे, तो वहां आपने एसिड और बेस का जो बेसिक्स से पढ़ा था, आधार से आपने पढ़ा था अम्ल और अक्षार को। अम्ल के बारे में और अक्षार के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने ऑथेंटिक डेफिनेशन दी थी, आर्हेनियस का नाम आपकी किताबों में छपा हुआ है। आर्हेनियस ने बताया था कि आप किसी पदार्थ को पानी में घोल दो, यदि पानी में घोलने पर वो H पॉजिटिव आयन देगा तो वो एसिड है, और यदि OH नेगेटिव आयन देगा तो बेस है। उसके बाद फिर वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने फिर अपनी परिभाषा थोप दी हमारे ऊपर। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा कि आप किसी पदार्थ को चेक करना चाहते हो कि वो एसिड है या बेस है, तो उस पदार्थ को पानी में घोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में उस पदार्थ का बिहेवियर, उसका व्यवहार चेक कर लो। यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन देता है तो वो एसिड है, और यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो वो बेस है। यहाँ प्रोटॉन का मतलब बेटे H पॉजिटिव है। आपको पता है प्रोटॉन को H पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा दी थी किसने? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने कहा था कि पानी में घोल दो, पानी में घोल के कोई पदार्थ H पॉजिटिव रिलीज कर रहा तो एसिड है, OH नेगेटिव रिलीज कर रहा तो बेस है। फिर आए लॉरी और ब्रॉन्स्टेड, उन्होंने कहा कि किसी केमिकल रिएक्शन में आप यूं देखो कि कौन प्रोटॉन दे रहा है या कौन प्रोटॉन ले रहा है। जो प्रोटॉन को देता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, वो बेस होता है। फिर उसके बाद आए वैज्ञानिक लुईस। कौन आए? लुईस। लुईस ने बहुत अच्छी बात बताई। लुईस ने कहा कि यार कहाँ तुम पानी में घोलते फिर रहे किसी पदार्थ को, कहाँ तुम प्रोटॉन को लेने देने की बात कर रहे? प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, जरा मुश्किल काम है। आप इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते? लुईस ने जो एक बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताया लुईस ने? देखो यहां बता रहा मैं आपको। लुईस ने कहा कि चौक में पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। लुईस ने कहा
कि कोई पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है, समझ रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला, जो भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है उसे हम लुईस अम्ल कह सकते हैं कि वो एसिड होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है वो होता है लुईस अक्षार। क्या होता है, वो होता है बेटे लुईस अक्षार। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ हमें पता चला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने वाला लुईस अम्ल है। तो देखियो जरा इस Fe की शक्ल देखो तो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इससे ले रखा है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, सबसे इलेक्ट्रॉन के पेयर रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो हम केंद्रीय धातु परमाणु को लुईस अम्ल क्यों ना कहें? यूं बताओ, आप बताओ, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? अब तो समझ में आई होगी बात, आप बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है बेटे, चलो अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया आपको केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का क्या मतलब है। अब हम समझेंगे बेटे उप सह संयोजक परिसर, या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप कह सकते हो, पर कुछ बच्चे पता इसे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता, और ज्यादातर बुक्स में ये भी नाम छपा हुआ है। समन्वय सत्ता को आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। चलो इसे समझ लें क्या है समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या आप कह सकते हो उप सह संयोजक परिसर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बेटे, देखो मान लो आपके पास कोई उप सह संयोजक यौगिक है, जैसे K4FeCN6 है, तो इस यौगिक का वो हिस्सा जो बड़े कोष्ठक में लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये हिस्सा ही तो लिखा हुआ है बेटे बड़े ब्रैकेट में, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु भी है और लिगेंड्स भी हैं। तो इस बड़े ब्रैकेट में लिखे गए हिस्से को ही हम कहते हैं समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या उपसह संयोजक परिसर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आप कुछ भी कह दो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि एक एक चीज के कई कई सारे नाम हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में जिनके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, सबने अपनी अपनी चॉइस के अलग अलग नाम रख रखे हैं। तो बच्चे को जब पीछे से कोई आवाज लगाता है ना, और वो एक स्पेशल नाम से आवाज लगाता है, तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे कौन बुला रहा है इस समय, ये मेरा कितना करीबी है। जैसे आपका एक तो घर का नाम होगा जिसे आप कहते हो निक नेम, और एक होगा आपका विद्यालय में जो नाम लिखा गया है, आपके रजिस्टर में, आपके आइडेंटिटी कार्ड में जो नाम लिखा गया है, वो नाम तो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में चलता है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है, और एक नाम आपका निक नेम होगा। तो यदि आपके पास कोई अनजान आदमी एक अननोन नंबर से फोन आ जाए और वो आपको बुलाए आपके निक नेम से, तो आप एकदम समझ जाओगे कि यार ये तो कोई अपना ही आदमी है। और यदि एक अननोन नंबर से फोन आ जाए और वो आपको बुलाए किसी ऐसे नाम से जो आपका कागजों में नाम चल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यार ये कोई अपना आदमी नहीं है। तो जो आपको निक नेम से पुकारता है, तो उससे आपको एकदम एहसास हो जाता है कि ये आदमी जो भी मुझे बुला रहा है या जब फोन पे बात कर रहा है, वो बिल्कुल मेरा अपना नजदीकी आदमी है। ठीक है, तो ये पहचान करने का एक तरीका है। तो जिस तरह हमारे भी कई सारे नाम होते हैं, इसी तरीके से एक एक चीज के यहाँ बहुत सारे नाम हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ टीचर्स तो इसे बोल लेंगे उपसह संयोजक परिसर, कुछ टीचर्स इसे बोल लेंगे समन्वय सत्ता, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए इन सभी नामों को मैं लिखकर चल रहा हूं बेटे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो मैंने आपको कहा कि किसी उपसह संयोजक यौगिक का वो हिस्सा जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं और लिगेंड्स होते हैं।
उस हिस्से को हम कहते हैं समन्वय सत्ता। तो परिभाषा लिख दूं, यहां से लिख रहा बेटे, किसी उप सह संयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक में, कोष्ठक ब्रैकेट को ही तो कहते हैं बेटे, बड़े कोष्ठक को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, अर्थात जिसमें क्या क्या चीज होती हैं इसमें बताइए, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड्स, कुछ लोग लिगेंड्स को लिजेंड्स भी बोलते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड्स होते हैं, कॉमा, समन्वय सत्ता कहलाता है, समन्वय सत्ता कहलाता है। तो इस हिस्से को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय सत्ता। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, क्योंकि एग्जाम में आता है तो एग्जांपल तो वहां लिखना ही पड़ेगा आपको। जैसे K4FeCN6 में कौन सा हिस्सा, ये वाला FeCN6 -4 चार्ज आ जाएगा ना इसके ऊपर, ये +4 है, समन्वय सत्ता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये चीज आपको बेटे पता होनी चाहिए बिल्कुल कि समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताऊं बहुत बढ़िया, चलो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। देखो ये जो समन्वय सत्ता है ना बेटे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय सत्ता पर आवेश होने पर, मान लो आपके पास जैसे यहाँ आवेश है, इसके ऊपर कितना आवेश है, -4 आवेश है। तो यदि समन्वय सत्ता पर, यह समन्वय सत्ता स्पेशल शब्द है, ध्यान रखना है, समन्वय सत्ता पर आवेश होने पर इसे या तो आप कहोगे संकुल आयन, क्या कहोगे, या तो आप इसे संकुल आयन कह दियो, या आप कह सकते हो इसे जटिल आयन, क्या कहोगे बेटे, जटिल आयन, या फिर आप इसे कह सकते हो, भाई संकुल कह दिया, जटिल कह दिया, या फिर आप कह सकते हो संकर आयन, संकर आयन कहते हैं, ठीक है बेटे। यदि समन्वय सत्ता पर कोई आवेश है, जैसे यहाँ ऋण आवेश है, तो इसे मैं कहूंगा फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन तो संकुल आयन है, ये एक संकुल आयन है, या फिर ये एक जटिल आयन है, या फिर ये एक संकर आयन है, या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। आप इसे कॉम्प्लेक्स आयन भी कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स आयन, लिख दूं मैं कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर आप कोऑर्डिनेशन आयन भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे देख रहे क्या पढ़ना है, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा बेटे ये जो हमने पढ़ा है समन्वय सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या उपसह संयोजक परिसर, इसे आप संकुल भी कह सकते हो। अब संकुल भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, चलो इस बात को मैं यहाँ बता दूं आपको नोट हेडिंग में, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे बेटे। जैसे मैं कहूं धनावेशित संकुल, मतलब धनावेशित संकुल हो सकता है, जिसे आपने कहा धनावेशित संकर आयन, भाई धनावेशित संकुल आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, मैं बताऊंगा एग्जांपल। और बेटे ऋणावेशित संकुल भी मिल जाएंगे, ऋणावेशित संकुल यानी कि ऐसे संकर आयन
जिनके ऊपर ऋणावेश होगा। जैसे अभी बताया था मैंने, फेरोसाइनाइड के ऊपर -4 था। और बेटे आपको उदासीन संकुल भी मिल जाएंगे। तो ये 3 तरह के संकुल होते हैं। इन 3 तरह के संकुल का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि एग्जाम्पल में यहां लिख दूं, जैसे मैं कहूं आपको CONH3 का होल 6 और इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर आवेश है 3 पॉजिटिव। तो इसे देखो, धनावेशित संकुल है ना, इसके ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश। जैसे FeCN6 4- ऋणावेशित संकुल है। क्या है बेटे? ऋणावेशित संकुल। जैसे NiCO4, देखो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे उदासीन संकुल। तो ये 3 तरह के संकुल हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमें इनकी पहचान कर लेनी चाहिए कि ये कौन सा संकुल है। ठीक है बेटे, चलो अगली बात कर रहे हैं हम। अब हमें समझना है आयनिक मंडल। क्या समझना है बेटे? आयनिक मंडल समझेंगे, चलो ठीक है। अच्छा, आयनिक मंडल को आप आयनिक परिसर भी कह सकते हो। आयनिक मंडल कहो या आयनिक परिसर कहो, ठीक है। या आप कह सकते हो आयनिक स्फीयर। आयनिक मंडल या आयनिक परिसर या आयनिक स्फीयर, इसके बारे में बताऊंगा चलो तुम्हें। मान लो आपके पास कोई उपसह संयोजक यौगिक है। जैसे कहाँ लिखूं एग्जाम्पल? यहाँ लिख लूं, चलो यही लिख रहा, चलो। जैसे K4FeCN6 है, ये एक उपसह संयोजक यौगिक है। तो इस उपसह संयोजक यौगिक का ये वाला हिस्सा जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये तो हुआ उपसह संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता। और जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आयनों में टूट जाता है, सरल आयनों को देता है हमें पानी में घुलकर या किसी विलायक में घुलकर, तो इस बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं आयनिक मंडल। क्या कहते हैं बेटे? आयनिक मंडल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि उपसह संयोजक, ध्यान से समझियो, उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर आयनित हो जाता है। जल में घुलकर आयनित हो जाता है का मतलब पूरे से अलग हो जाता है, आयन बना लेता है। तथा जिसे बड़े कोष्ठक से, जिसे बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं, मतलब बड़े कोष्ठक से, बड़े ब्रैकेट से बाहर ही तो लिखते हैं हम इसे। ठीक है, क्या कहलाता है? कोमा लगा दूं यहां, आयनिक मंडल कहलाता है। आयनिक मंडल ये है बेटे, जो बड़े ब्रैकेट से बाहर लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल यहां लिखेंगे, आप वहां तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। जैसे हम लिखेंगे K4FeCN6, इसे देखो जरा, इसमें जो ये बाहर वाला हिस्सा है ना, इस बाहर वाले हिस्से को ही हम कहेंगे आयनिक मंडल, या फिर आप कह सकते हो आयनिक परिसर। ठीक है बेटे, या आयनिक स्फीयर भी कह सकते हो आप, आयनिक स्फीयर। तो आप
जो हिस्सा बड़े ब्रैकेट से बाहर की तरफ होता है उस हिस्से को हम कहते हैं आयनिक मंडल या आयनिक स्फीयर या फिर आयनिक परिसर। ठीक है बेटे, चलो अगले स्टेप पे आगे। अब हमें पढ़ना है लिगैंड के बारे में। लिगैंड इंग्लिश में कहते हैं LIGANDS। लिगैंड्स बहुवचन है और लिगैंड है एक वचन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा वो भी सारा इंपॉर्टेंट था, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ही है बेटे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैंने आपको लिगैंड्स के बारे में अभी समझाया था। मैंने आपको संरचना बना के दिखाई थी K4FeCN6 की। तो K4FeCN6 में आपने एक बात समझी थी कि जो Fe का परमाणु है उसके चारों तरफ क्या थे, साइनाइड आयन थे। इस तरीके से, ये इस तरीके से कौन थे, साइनाइड आयन। कितने थे बेटे, 6 थे साइनाइड आयन। लो FeCN6-4 की बात कर रहे, चलो। तो ये 6 साइनाइड आयन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े। तो मैं इन्हें कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। तो उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ वे सभी परमाणु या आयन या आप स्पीसीज कह दो जो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इन सारी स्पीसीज को या इन सारे आयनों को या इन सारे परमाणुओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिगैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, लिगैंड। तो हमें पता होना चाहिए लिगैंड्स वास्तविकता में क्या होते हैं। लिगैंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और जो इलेक्ट्रॉन के युग्म को देता है, लुईस उसे क्या कह रहा था, लुईस उसे कह रहा था कि ये हैं लुईस अक्षार। क्या है, लुईस अक्षार, लुईस बेस। तो लिगैंड्स के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे आयन, आयन कह दो या फिर आप कह सकते हो परमाणु या आप कह सकते हो स्पीसीज, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, उपसह संयोजक, ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो जरा, क्या लिखा कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे आयन या परमाणु या स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसह संयोजक बंध द्वारा, उपसह संयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म किसे दिया जा रहा, केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। किसके द्वारा दे रहे, उपसह संयोजक बंध के द्वारा दे रहे, प्रदान करते हैं, कोमा लिगैंड्स कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं बेटे लिगैंड। क्या कहते हैं बेटे, लिगैंड्स कहलाते हैं ये। ठीक है बेटे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां लिख दूं, जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये दे रहे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे, मैं पूरा वाक्य में ही बता रहा, लिगैंड्स लुईस क्षार की भांति
लुईस अक्षार की भांति व्यवहार करते हैं। लुईस अक्षार उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो। और एग्जाम्पल में क्या लिख के आना, एग्जाम्पल पे लिख के आना बेटे K4Fe में 6 Cn नेगेटिव आयन लिगेंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लिगेंड्स। तो हम बेटे 6 Cn नेगेटिव आयनों को यहाँ क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। ये लिगेंड्स हैं सारे। इस चित्र को भी आप बना के आ सकते हो, इस संरचना को। अब बताओ लिगेंड्स समझ में आया क्या क्या है? आपको पता चल गया कि केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। यहाँ Fe केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो आयन हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं, या फिर आयन परमाणु, ये सारी बातें अलग अलग नहीं बोलनी है तो हम इन्हें स्पीसीज बोल सकते हैं। तो ये सारी स्पीसीज केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर, जिसे लॉन पेयर भी आप कह सकते हो। और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को देने का तरीका क्या है? उपसह संयोजक बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। 11th में आपने पढ़ा था कि उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड, बहुत सारे नाम है इसके। ये बॉन्ड तीर के निशान से बनाया जाता है और इसमें तीर की दिशा होती है दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? लुईस अक्षार। ठीक है बेटे? अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ाऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे आपको पता चल गया कि उपसह संयोजक यौगिक का क्या मतलब है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, और आपको एक बात ये भी पता चली है कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर होते हैं बहुत सारे लिगेंड्स। और लिगेंड्स के बारे में एक बात आपको बहुत अच्छी पता चली है कि लिगेंड्स का काम क्या होता है, कि लिगेंड्स उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, और उपसह संयोजक बंध द्वारा में केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। वो लोन पेयर ही होता है ज्यादातर। ठीक है बेटे? यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही होता है ज्यादातर। ठीक है? तो आपको इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना है कि लिगेंड्स की आदत है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की। तो अब हमें क्या पढ़ना है? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटे लिगेंड्स का वर्गीकरण। तो लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे बेटे आवेश के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आवेश के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे, सबको पता है कि आवेश के आधार पर यदि आप पदार्थों का वर्गीकरण करोगे तो 3 प्रकार के होंगे, या तो कोई वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी या फिर उदासीन होगी। तो इसी तरीके से 3 प्रकार के लिगेंड्स हम यहाँ पढ़ेंगे। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर, जिसमें नंबर ए तो हम पढ़ेंगे बेटे धनावेशित लिगेंड्स, या आप पॉजिटिव लिगेंड्स भी कह सकते हो, या पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स भी कह सकते हो। धनावेशित लिगेंड्स में एक तो आपको ध्यान रखना है NO पॉजिटिव, मतलब धनावेशित लिगेंड्स और उदासीन लिगेंड्स प्रकृति में बहुत कम हैं। सबसे ज्यादा बेटे ऋणावेशित लिगेंड्स हैं और हमें जरूरत भी सबसे ज्यादा ऋणावेशित लिगेंड्स की पड़ने वाली है फ्यूचर में, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। धनावेशित लिगेंड्स में आपको पहला ध्यान रखना है NO पॉजिटिव, और बेटे इसका नाम ध्यान रखना है नाइट्रोसोनियम। इसका नाम बस आप ध्यान रखोगे नाइट्रोसोनियम। एक बात ये ध्यान रखनी है, जितने भी धनावेशित लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के बाद में ईएम लगता है। क्या लगता है? ईएम। धन आवेशित लिगेंड्स जितने भी होते हैं उनका नाम जब भी आप लिखोगे बाद में आपको IUM ईएम लिखना होगा। ठीक है? वैसे इसका नाम नाइट्रोसो है, पर नाइट्रोसो में हमने नाइट्रोसोनियम इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में हमें ईएम लिखना था।
जैसे मैं कहूं H3O पॉजिटिव, ये भी एक धन आवेशित लिगैंड है। इसका नाम होता है बेटे हाइड्रोनियम। क्या होता है बेटे? हाइड्रोनियम। देखो एम लगाया है बाद में। और एक धनावेशित लिगैंड आप और पढ़ लो, बस इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। NH2NH3 पॉजिटिव, ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। क्या नाम होता है बेटे? हाइड्रोजीनियम। ये तीन तो हो गए धनावेशित लिगैंड जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे नंबर बी पे, ऋणावेशित लिगैंड्स की, या नेगेटिव लिगैंड्स आप कह सकते हो। ऋणावेशित लिगैंड्स ज्यादा हैं हमारे कोर्स में भी और प्रकृति में भी बहुत ज्यादा हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी ऋणावेशित लिगैंड का आप नाम लिखते हो तो बाद में आपको ओ लिखना चाहिए। ओ, बाद में क्या लिखना चाहिए? ओ। जैसे मैं कहूं CN नेगेटिव, मुझे पता है सब बच्चों को इसका नाम याद है, साइनाइड, ठीक है, या साइन। तो आप इसे जो है CYANO, साइनो कहोगे। क्या कहोगे? साइनो। बाद में आपको ओ, या तो इसे साइनो कहो या फिर कहो साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो भी कह सकते हो आप। साइनो कहो या साइनाइडो कहो, एक ही बात है। OH नेगेटिव भी एक ऋण आवेशित लिगैंड है और इसे आप कहोगे हाइड्रोक्सो। क्या कहोगे? हाइड्रोक्सो। देखो सबके बाद में क्या लिखना है? ओ। जैसे धन आवेशित लिगैंड्स के बाद में ईएम लिखते हैं, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, इनके बाद में ओ लिखते हैं, जैसे साइनो, हाइड्रोक्सो, ठीक है बेटे। अच्छा, Cl नेगेटिव का नाम बताइए क्या होगा? वैसे तो क्लोराइड है, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। और बेटे Br नेगेटिव का बताइए क्या होगा नाम? ब्रोमाइडो। क्या नाम होगा बेटे? ब्रोमाइडो। अच्छा, इसका नाम बताओ आप। CH3COO नेगेटिव, ऋण आवेशित लिगैंड है, एसीटेट है ना, आप लिखोगे एसीटेटो, ओ लगाना ना सबके बाद में। अच्छा, इसका बताओ C2O4 डबल नेगेटिव, ऑक्सीलेट है ना, ऑक्सीलेट को आप लिखोगे ऑक्सीलेटो, ओ लगाना सबके बाद में। ये हो गए बेटे कौन से? ऋण आवेशित लिगैंड्स में, इतने याद रख लियो बस आप। अब आते हैं हम नंबर सी पे। अब हमें पढ़ने हैं उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड्स। तो उदासीन लिगैंड्स वे होते हैं जिनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं उदासीन लिगैंड्स। और बेटे उदासीन लिगैंड्स में एक बात ध्यान रखनी है कि इनका नाम आप नॉर्मल लिखोगे, बिल्कुल जो इनका सामान्य नाम होता है वही आप लिखोगे। जैसे मैं आपको कहूं H2O, तो H2O का नाम आप लिखोगे एक्वा, ना तो ईएम लगाने के ना ओ लगाने के, एक्वा, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं, यहाँ लिख दूं इधर, कभी नीचे फिर जगह नहीं बची ना मेरे पास। NH3 को आप कहोगे बेटे एमीन, AMINE, एमीन, सामान्य नाम है, ना तो हमने ईएम लगाया ना हमने ओ लगाया, ठीक है। और CO को आप कहोगे कार्बोनिल। कार्बोनिल हिंदी में लिखते हैं, वैसे तो कार्बोनाइल है, ठीक है। C और O एक ही साइज के हैं दोनों, कभी O छोटा बनाओ, C और O एक ही साइज के हैं। यदि C बड़ा और O छोटा बना दिया फिर तो बेटे वो कोबाल्ट हो जाता है। तो ये हुआ आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर हमने पढ़ा धनावेशित लिगैंड, ऋणावेशित और उदासीन। ये ध्यान रखने हैं आपको, रखोगे ध्यान। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि इनमें रट्टा मारना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए CN नेगेटिव का क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए OH नेगेटिव का क्या नाम है। इन्हें सीक्वेंस में रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। कभी तुम इन्हें रटने चल दो कि पहले नंबर पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे ये था। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि कोई आपसे पूछ ले कि Cl नेगेटिव का क्या नाम है, कौन सा लिगैंड है ये, तो Cl नेगेटिव को क्लोराइड नहीं बोलना है, क्लोराइडो बोलना है यदि लिगैंड की बात हो रही है। यदि आयन की बात हो रही है तो फिर तो ये क्लोराइड ही है बेटे।
और यदि लिगेंड की बात हो रही है तो फिर ये क्या है, क्लोराइडो। ठीक है, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात कर रहे, चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो बेटे अब हमें पढ़ना है कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। दाता परमाणु का मतलब ऐसे कौन से परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। ठीक है, तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, नंबर ए पर पढ़ना होता है एक दंतुक लिगेंड। मैं लिख रहा बेटे, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड के बारे में बात करेंगे। आप इसे कह सकते हो मोनो डेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि केवल एक दाता परमाणु होगा। यहां लिख दो, केवल एक दाता परमाणु। इन लिगेंड्स की खासियत ये होती है कि इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, इसलिए इन लिगेंड्स को हम कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा, ध्यान से देखियो। जैसे मैं कहूं H2O, H2O का नाम क्या होता है, एक्वा। ठीक है, नाम में लिखता रहूंगा। इनमें केवल एक दाता परमाणु है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। जैसे मैं कहूं NH3, NH3 का नाम क्या होता है बेटे, एमीन। इसमें भी एक दाता परमाणु है, नाइट्रोजन। जैसे मैं कहूं CO, CO को आप कहते हो कार्बोनाइल, एक दाता परमाणु है, कार्बन या ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। इसे देखो ROH, क्या है बेटे, एल्कोहल, एक दाता परमाणु है, ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये तो सारे जो मैंने आपको बताए, ये तो सारे बताए उदासीन लिगेंड में। उदासीन लिगेंड है, देखो कोई आवेश नहीं है इनके ऊपर। यदि मैं कहूं F नेगेटिव तो नाम तो बता दोगे, फ्लोराइडो। क्या नाम है बेटे, फ्लोराइडो। तो फ्लोराइडो भी एक दंतुक है, केवल एक दाता परमाणु है, जब इसमें परमाणु ही एक है, फ्लोरीन। और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। इसमें भी केवल एक ही दाता परमाणु है। SO4 डबल नेगेटिव, सल्फेट है ना बेटे, सल्फेट को आप क्या कहोगे, यहाँ कहोगे सल्फेटो। क्या कहोगे, सल्फेटो, क्योंकि ऋण आयनिक लिगेंड्स के बाद में O लगता है। दाता परमाणु मात्र एक है, सल्फर। ठीक है, अच्छा इसे देखो आप, इनमें सब में एक एक दाता परमाणु है बेटे। क्या है ये, एमाइडो, AMIDO, एक दाता परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, अच्छा इसे जानते होगा आप, देखिए जरा, Br नेगेटिव। ब्रोमाइडो, एक दाता परमाणु है, इसमें तो Br परमाणु ही एक है, वही दाता परमाणु होगा। अच्छा इसे देखियो जरा, आयोडाइडो, एक दाता परमाणु है सिर्फ। ठीक है बेटे, अच्छा इसे देखो, Cn नेगेटिव, कई बार पढ़ लिया हमने। क्या नाम है इसका बेटे, साइनो, एक दाता परमाणु है सिर्फ, कार्बन। कौन है, कार्बन। OH नेगेटिव, क्या नाम है बताओ इसका, OH नेगेटिव का, हाइड्रोक्सो, एक दाता परमाणु है, ऑक्सीजन। देखो इनके नाम में इसलिए लिख रहा हूं बार बार, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। इन्हें इस क्रम में याद नहीं करना है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है उन्हें कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। इसमें से दो, एक आधा इसमें से, एक आधा इसमें से आप याद करके वहां एग्जाम में लिख सकते हो। इतने सारे नाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपको IUPAC नाम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी साथ साथ क्या होती जाए, प्रैक्टिस भी होती जाए। जैसे मैं कहूं NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव को आप कह सकते हो नाइट्रो। क्या कह सकते हो, नाइट्रो। ठीक है, अच्छा इसे देखो जरा, यहां से लिख दूं ONO नेगेटिव, दोनों में अंतर है। NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव में पता क्या अंतर है बेटे, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है और इसमें दाता परमाणु है ऑक्सीजन। तो यदि आप इसे नाइट्रो कहते हो
तो इसका नाम आपको लिखना है, ध्यान से देख लियो, नाइट्राइटो। क्या कहोगे? नाइट्राइटो। ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से, ये तो देखे थे हमने उदासीन लिगेंड, ये ऋणावेशित लिख दिए हैं सारे एक दंतु ही। अब धन आवेशित में आप एक तो वही लिख लो पुराने वाला अपना NO, NO पॉजिटिव। ये देखो धन आवेशित लिगेंड है ना, NO पॉजिटिव। इसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? नाइट्रोसोनियम। एक ये ध्यान रख लेना, धन आवेशित में नाइट्रोसोनियम। और बेटे एक ये भी लिख लो, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम। आपको पता है ना, धन आवेशित लिगेंड्स के नाम के बाद में क्या लगता है? ईयम लगता है। क्या लगता है बेटे? ईयम। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा चलो आपको, यहाँ ध्यान से समझियो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। हमारे पास कुछ एक दंतुक लिगेंड्स यानी मोनोडेंटेट लिगेंड्स, यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो। कुछ एक दंतुक लिगेंड्स बेटे ऐसे होते हैं कि वे एक साथ एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव को यदि आप देखो, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कम से कम 2 या 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। तो वो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। यानी कि OH नेगेटिव में ऑक्सीजन 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ 2 उपसह संयोजक बंध बना सकता है। तो कोई भी एक दंतुक लिगेंड जो एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ सकता हो, ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड। सेतु माने पुल। ध्यान से समझो इस बात को। मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास कोई एक दंतुक लिगेंड है और वो एक साथ एक से ज्यादा दाता परमाणुओं को एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। लिख दूं चलो यहां, ऐसा एक दंतुक लिगेंड, ऐसा एक दंतुक लिगेंड जो एक साथ का मतलब एक ही बारी में एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ, एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है लिखो। मतलब ध्यान से समझो इस बात को, ऐसा एक दंतुक लिगेंड जो एक साथ, यहां कोमा लगा दो, एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड कहलाता है। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सेतु लिगेंड का क्या मतलब है। ठीक है, सेतु लिगेंड का क्या मतलब है? तो आप कहोगे कि सेतु लिगेंड ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है जो एक साथ एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, यानी कि एक से ज्यादा उप सह संयोजक बंध बना सकता है एक ही दाता परमाणु के द्वारा। दाता परमाणु उस पे एक ही होगा, जब ही लिखा है एक दंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक दंतुक लिगेंड है। जैसे मैं आपको कहूं OH नेगेटिव, यदि आप OH नेगेटिव को देखोगे ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा बेटे? ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और बॉन्ड बना रखा, यानी कि ऑक्सीजन के पास 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ऑक्सीजन के पास 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों के खाली नहीं पड़े हुए। क्या ये बेटे? 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के खाली पड़े हुए, जिन्हें आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर भी, या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कह सकते हो।
तो मान लो एक जोड़ा किसी एक केंद्रीय धातु परमाणु को दे दिया, एक दे दिया दूसरे को, तो दो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकता है, तीन के साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए OH नेगेटिव को हम कह सकते हैं सेतु लिगैंड। क्या कह सकते हैं बेटे? सेतु लिगैंड। इसी तरीके से ये जो NH2 होता है ना, NH2 लिगैंड, NH2 नेगेटिव भी ऐसा ही होता है, और बेटे NO2 नेगेटिव भी सेतु लिगैंड है, और बेटे Cl नेगेटिव और कार्बोनिल, Cl नेगेटिव भी और CO, ये सारे कैसे हैं बेटे? सेतु लिगैंड हैं। कैसे हैं? सेतु लिगैंड हैं सारे। देखो Cl तो अकेला ही परमाणु है, और नेगेटिव का मतलब 8 हो गए इस पे, यानी कि इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े पड़े हुए इसमें। चाहे किसी को भी दे दे, दो दाता परमाणुओं को दे दे, सॉरी दो दाता परमाणुओं को नहीं, दो केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन को दे सकता है। तो जो एक दंतुक लिगैंड एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ एक ही बारी में जुड़ सकता है, ऐसे लिगैंड को आप क्या कहोगे बेटे? सेतु लिगैंड कहोगे। और इसी नाम से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेतु लिगैंड या ब्रिज लिगैंड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। कर दोगे स्पष्ट? चलो अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हमें पढ़ना है द्विदंतुक लिगैंड या बाइडेंटेट लिगैंड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनमें होते हैं दो दाता परमाणु। तो जिन लिगैंड्स में दो दाता परमाणु होते हैं उन लिगैंड्स को हम कहते हैं द्विदंतुक लिगैंड या बाइदंतुक, बाइडेंटेट लिगैंड। ठीक है बेटे। जैसे मैं इसके एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मैं कहूं NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 NH2, इस यौगिक को देखो, इसमें एक तो दाता परमाणु ये है नाइट्रोजन, और एक ये है दाता परमाणु, दो इसमें दाता परमाणु हैं। इसे आप कह सकते हो इथाइलिन डाईएमीन। क्या नाम है बेटे? इथाइलिन डाईएमीन। यह शॉर्ट में इसे किताबों में लिखा होता है EN। इथाइलिन डाईएमीन में दो दाता परमाणु हैं, एक तो ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला। कैसे है देखो, ये NH2 है ना, ये आपको नजर आ रहा है NH2 के बाद बॉन्ड। मुझे यूं बताओ बेटे, N है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर H से जुड़ा हुआ, एक बॉन्ड इधर, ये दो H बनाए मैंने। अब यूं बताओ नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहोगे 5। 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो बच ही रहे। जब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए नहीं जा सकते हैं उपसह संयोजक बंध के रूप में? बिल्कुल दिए जा सकते हैं। और जब दिए जा सकते हैं तो मैं कहूंगा कि NH2 में N जो है एक दाता परमाणु है। तो यदि आप इथाइलिन डाईअमीन को देखते हो, इथाइलिन डाईअमीन, तो इसमें दाता परमाणु कितने हैं? एक और एक, दो। ये दाता परमाणु नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन CH2 इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, कार्बन एक बॉन्ड इधर है एक इधर है, ये दो हाइड्रोजन में एक ऊपर जुड़ रहा होगा एक नीचे। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और 4 ही बॉन्ड इसने बना लिए। तो कहाँ बचा? इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बेटे। इस पे यदि इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है एक्स्ट्रा, तो ये कहाँ से किसी को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर देगा? इसका खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है एक्स्ट्रा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद कोई भी लॉन पेयर नहीं बचा है, इसलिए कार्बन दाता परमाणु नहीं हो सकता है। दाता परमाणु ये और ये हो सकता है। इस इथाइलिन डाईअमीन पे 2 दाता परमाणु हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? बाइडेंटेट लिगैंड है। अच्छा, आप इस यौगिक को देखो जरा, क्या ये वाला यौगिक आपका जाना पहचाना है? देखियो जरा ध्यान से, देखो C2O4 डबल नेगेटिव है बेटे, जिसे आप कहते हो ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑक्सीलेटो। अब बताओ, इस पे दाता परमाणु 2 हैं, कौन सा? ये वाला, ये है दाता परमाणु, ये दाता परमाणु है। तो 2 दाता परमाणु है, इसलिए इसे भी आप क्या कहोगे? बाइडेंटेट कहोगे। और देखियो जरा इस यौगिक को, देखो ध्यान से, CO3 डबल नेगेटिव, जिसे आप कहते हो कार्बोनेट, दाता परमाणु में सिर्फ एक बना रहा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और नहीं बना रहा। ये है बेटे
कार्बोनेटो लिखेंगे, यदि वो लिगैंड है तो ओ लगाएंगे, ऋण आवेशित लिगैंड है ना, तो इसके पास भी दो ही दाता परमाणु हैं। तो जिन लिगैंड्स के बाद केवल दो दाता परमाणु जिन लिगैंड्स के पास होते हैं उन्हें कहते हैं बाई डेंटेट लिगैंड्स या द्विदंतुक लिगैंड। अब आ जाते हैं हम नंबर सी पे। एक दंतुक हमने पढ़ लिए, द्विदंतुक हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बहुदंतुक लिगैंड। बहुदंतुक लिगैंड को आप कह सकते हो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। नाम से ही पता चल रहा होगा बेटे, दाता परमाणु जिसमें बहुत सारे हों। बहुत सारे का मतलब पता क्या है? तीन या तीन से अधिक। मैं यहां लिख दूं तीन या तीन से अधिक, बस तीन या अधिक लिख दिया, तीन या अधिक दाता परमाणु। तो जिस लिगैंड्स के पास तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु होंगे उस लिगैंड्स को आप बहुदंतुक लिगैंड या पॉलीडेंटेट लिगैंड कह सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं NH2, ध्यान से समझिए जरा, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2, इसे देखो जरा ध्यान से। दाता परमाणु एक, यहाँ दो और यहाँ तीन, तीन दाता परमाणु हैं, तो आप इसे त्रिदंतुक तो कह ही सकते हो, पर त्रिदंतुक ना कह के आप इसे बहुदंतुक लिगैंड कहोगे। ठीक है। इथाइलिन कितने हैं? एक और एक दो, डाई इथाइलिन। एमीन कितने हैं? एक दो तीन, तो इसका नाम है डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। क्या नाम है बेटे? डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। ठीक है। और कुछ बुक्स में इसे ऐसे भी लिख रखा है डाईइन, शॉर्ट में लिख दिया डाईइन। तो डाई तो इथाइलिन है, एक और एक दो, दो इथाइलिन है ना, देखो ये दो कार्बन को इथाइलिन ही तो कहोगे आप। डाई इथाइलिन ट्राई एमीन है। ठीक है। दाता परमाणु कितने हैं? तीन हैं। जो नाइट्रोजन परमाणु हैं वे ही दाता परमाणु हैं। जरा अच्छा इसे देखो, आप ध्यान से देखियो। NH2 के बाद मैंने CH2 का होल ट्वाइस कर दिया, क्योंकि दो बार लिख के ज्यादा जगह घेरता, मैंने होल ट्वाइस कर दिया। ठीक है। फिर लिखा NH, उसके बाद फिर मैंने CH2 का होल ट्वाइस कर दिया। ठीक है बेटे। और फिर लिखा मैंने NH, और फिर CH2 का होल ट्वाइस कर दिया, और कोने में तो NH2 ही लिखना पड़ेगा, संयोजकता पूरी करनी ना। तो इसे देखियो जरा ध्यान से। एक दाता परमाणु, दो दाता परमाणु, तीन दाता परमाणु, चार दाता परमाणु। किसी लिगैंड के पास जितने भी दाता परमाणु होते हैं उसे संख्या को आप कह सकते हो लिगैंड की दंतुकता या डेंटिसिटी। देखो इसके पास कितने दाता परमाणु हैं? इसके पास है दो, तो इसकी दंतुकता दो है। द्विदंतुक लिगैंड्स की दंतुकता दो होती है, एक दंतुक लिगैंड्स की दंतुकता एक होती है। और बेटे ये बहुदंतुक लिगैंड्स में इसकी दंतुकता कितनी है? तीन, और इसकी डेंटिसिटी कितनी है? चार। इसमें बेटे कितने दाता परमाणु हैं? चार। ठीक है। इथाइलिन देखो कितने हैं? एक दो तीन, तो इसका नाम होगा ट्राई इथाइलिन। एमीन कितने हैं देखियो जरा, एक दो तीन चार, टेट्रा एमीन। बताओ समझ में आया क्या नाम? इसका नाम है ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। अच्छा इसे शॉर्ट में इस तरह भी लिख देते हैं ट्राईइन, इस तरह लिखा रहता है कुछ बुक्स में, पर आपको पूरा नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम कैसे रखा गया है। एक और देखो, चलो एग्जांपल मैं लिख रहा बेटे O नेगेटिव CH2C, ध्यान से देखियो, यहाँ लिखा NH के बाद फिर मैं लिखूंगा CH2, ध्यान से देखना, इथाइलिन लिखा, और फिर लिखा मैंने N, और N के ऊपर कुछ जोड़ूंगा, नीचे कुछ जोड़ूंगा, ऊपर भी जोड़ूंगा CH2COO नेगेटिव, और नीचे भी जोड़ूंगा CH2COO नेगेटिव। इस लिगैंड को देखो ध्यान से। इस लिगैंड में आपको दाता परमाणु दो तो स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, ये नाइट्रोजन वाले, ये दो तो ये रहे दाता परमाणु।
और बेटे एक दाता परमाणु ये है नेगेटिव वाला, ये एक एक दिखा रहा मैं लोन पेयर। वैसे इनके पास 3-3 लोन पेयर हैं, मैं एक एक दिखा रहा समझाने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि दाता परमाणु कितने। दाता परमाणु है 1 2 3 4 5, 5 दाता परमाणु है, तो इसकी दंतुकता कितनी होगी, डेंसिटी कितनी होगी, 5। ठीक है बेटे। देखो इथाइलिन कितने हैं इसमें, एक ही तो है, ये इथाइलिन है, मैं लिख दूं इथाइलिन तो एक ही है। ठीक है, इथाइलिन, स्पेलिंग में थोड़ी गलती होगी बेटे। इथाइलिन, ठीक है। अब देखो एमीन कितने हैं, एक ये रहा, डाइएमीन, डाई एमीन। एसीटेट कितने हैं, CH2COO नेगेटिव एसीटेट आयन है, CH3COO नेगेटिव जैसा है। 1 2 3 CH2COO नेगेटिव है, देखो CH2COO नेगेटिव। तो एसीटेट कितने हैं बेटे, एसीटेट आयन है 3, तो मैं लिखूंगा ट्राई एसीटेटो। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। क्या नाम है बेटे, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। इसकी दंतुकता कितनी है, 1 2 3 4 5। दाता परमाणु कितने हैं इसके पास, 5 दाता परमाणु हैं बेटे। और इस बार जो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम पढ़ रहे हैं बेटे बहुदंतुक लिगैंड। देखो CH2COO नेगेटिव, देखो मैं कैसे लिखूंगा, CH2COO नेगेटिव यहां लिख दिया, CH2COO नेगेटिव यहां लिख दिया, और बेटे यहां जोड़ दिया N जैसे ये जुड़ रहा था, और बीच में लिख दिया CH2 यहां जोड़ दिया N, और इन्हें जो का तुम लिखूंगा मैं CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। इसे देखो जरा कितना लाजवाब है। दाता परमाणु गिनो, 1 2 और बेटे 3 4 और एक 5 और एक 6, 6 दाता परमाणु हैं, दंतुकता इसकी 6 है। और बेटे इथाइलिन एक है, मैं लिखूंगा इथाइलिन। एमीन कितने हैं, 2, डाई एमीन। एसीटेटो कितने हैं, 1 2 3 4। इथाइलिन डाई एमीन, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा एसीटेटो। इसका नाम हुआ बेटे इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। और इसे बुक्स में लिखा होता है EDTA, इस तरह लिखा रहता है इसका नाम। और बच्चे इस EDTA से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि EDTA क्या है। तो यह है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ध्यान रखेंगे सब। तो ये हुए बेटे बहुदंतुक लिगैंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। बेटे अब हमें पढ़ना है उभयदंतुक लिगैंड, जिसे आप कह सकते हो एम्बीडेंटेट लिगैंड। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि मान लो आपके पास कोई ऐसा लिगैंड है जिसके पास दाता परमाणु तो 2 हैं या 2 से भी अधिक दाता परमाणु हैं, परंतु लिगैंड बनाने की क्रिया में उन सभी दाता परमाणुओं में से कोई सा भी एक परमाणु भाग लेता है। कभी कोई सा परमाणु भाग ले लेता है और कभी कोई सा परमाणु भाग ले लेता है, पर सारे परमाणु एक साथ भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है उभयदंतुक लिगैंड या एम्बीडेंटेट लिगैंड, जिसमें दाता परमाणु 2 या अधिक हों परंतु संकुल में कोई एक भाग लेता है। दाता परमाणु तो 2 या अधिक हैं, यहां कोमा लगा दूं, परंतु संकुल में कोई एक भाग लेता है, तो ऐसे लिगैंड को आप कहते हो उभयदंतुक लिगैंड। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूं, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव हमने पीछे भी अभी पढ़ा था। NO2 नेगेटिव कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से देखियो जरा सब बच्चे। बेटे NO2 नेगेटिव ऐसा हो सकता है N डबल बॉन्ड O और उपसह संयोजक बॉन्ड O। इसमें क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ इस जगह नाइट्रोजन परमाणु पे, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है,
तो यदि दाता परमाणु नाइट्रोजन है तो आप इस लिगेंड को कहोगे नाइट्रो। क्या कहोगे? नाइट्रो कहोगे। भाई NO2 नेगेटिव को हम ज्यादातर नाइट्रो ही कहते हैं क्योंकि दाता परमाणु इसमें नाइट्रोजन ही होता है। पर कभी कभी ये NO2 नेगेटिव ग्रुप इस तरीके से भी काम करता है, ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि इस बार दाता परमाणु ये है। होंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पे और भी। मैं सिर्फ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का इसलिए बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ दाता परमाणु क्या है। तो यहाँ दाता परमाणु, इसमें दाता परमाणु दो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने का काम नाइट्रोजन करेगा तो हम उसे नाइट्रो कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने का काम करेगा ऑक्सीजन तो हम उसे कहेंगे नाइट्राइटो। तो मैं लिखूंगा नाइट्राइटो। तो ये एक उभय दंतुक लिगैंड है। कैसा लिगैंड है बेटे? उभय दंतुक लिगैंड। क्यों है? क्योंकि इसमें दाता परमाणु दो तरह के हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कभी नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करता है, कभी ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करता है। इसी तरीके से बेटे हम पढ़ेंगे CN नेगेटिव को। किसे पढ़ेंगे? CN नेगेटिव। इसमें बेटे दाता परमाणु दो हैं, और कौन सा दाता परमाणु कब काम करेगा? यहाँ नाइट्रोजन भी दाता परमाणु का काम कर सकता है, और बेटे कार्बन भी कर सकता है। कौन कर सकता है? कार्बन। तो जब कार्बन करेगा और जब नाइट्रोजन करेगा तो क्या होगा? हमें दोनों बातों को समझना है। दाता परमाणु इसमें क्या होगा? इसमें तो होगा कार्बन, और इसमें होगा दाता परमाणु नाइट्रोजन। यहाँ क्या बताया था कि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। जब दाता परमाणु, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दूं, जब दाता परमाणु कार्बन है यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करता है तो हम इसे कहते हैं साइनाइडो। क्या कहते हैं? साइनाइडो। और जब दाता परमाणु होता है नाइट्रोजन तो हम कहते हैं आइसोसाइनाइडो। आइसोसाइनाइडो। क्या कहते हैं बेटे? आइसोसाइनाइडो। तो हमें समझना है कि कब कौन काम करेगा दाता परमाणु का। ऐसे लिगैंड को हम कहते हैं उभय दंतुक लिगैंड। हमें इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया आपके सामने। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, बहुत बढ़िया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हालांकि मैंने सिखा दिया पहले भी, पर फिर भी आप लिख लो नोट में इस बात को कि किसी लिगैंड में उपस्थित मान लो कोई लिगैंड है, तो उस लिगैंड में आप देखोगे कि कितने दाता परमाणु हैं। किसी लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या, उसकी दंतुकता, उसकी दंतुकता, या आप कह सकते हो डेंटिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे? दंतुकता कहलाती है, या फिर आप उसे कह सकते हो डेंटिसिटी। ये उस समय की बात है जब वो लिगैंड किसी संकुल में हिस्सा ले रहा हो, उस समय की बात है। अब जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि NO2 नेगेटिव में दाता परमाणु आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो नजर आ रहे हैं, तो आप कहो दंतुकता दो है। बेटे दंतुकता दो नहीं है, यह उस समय की बात है जब कोई लिगैंड उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण कर रहा है। उस समय दाता परमाणु या तो ये होगा या तो ये होगा। तो दंतुकता तो इसकी एक ही मानेंगे हम। इसमें दाता परमाणु या तो ये होगा या तो ये होगा, एक ही मानेंगे। जब कोई लिगैंड किसी संकुल का निर्माण कर रहा होता है तो उस समय उस लिगैंड के पास कितने दाता परमाणु हैं जो एक्टिव हैं, यानी कि वो कितने उपसह संयोजक बंध बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। जैसे जो दो बंध बनाएगा उसकी दंतुकता दो कहेंगे। ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज हमने
यूनिट नंबर 9 का स्टार्टिंग कर दिया है। और बेटे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। यदि आप रैंडमली कहीं से भी पढ़ोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी। यदि आप एक निश्चित क्रम में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आपको केमिस्ट्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाएगा। और यदि आप किसी निश्चित क्रम में नहीं पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगेगा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।